हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप फिजिक्स के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हों। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चन। आप खुद ही देख लो भैया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और 2026 में भी ये क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन जो हमारा लास्ट वाला है ना, ये तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो हमारा है भैया 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले लो कॉपी और पेन और इन क्वेश्चन को तैयार कर लो। 5 से 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है क्लास 12 फिजिक्स के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे गए हैं और 2026 में भी 100% ये आएंगे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर कुछ बड़ा करना है 2026 में, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी फिजिक्स में हमारा क्या होगा, फिजिक्स मुझे टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। भैया जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। चलो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। बहुत सिंपल सा है, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। देखो लॉरेंज बल क्या है, आपके चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया लॉरेंज बल क्या होता है, अति लघुत्तरीय में भी आता है और कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्नों में भी यह क्वेश्चन आता है। तो लॉरेंज बल एक बहुत प्यारा सा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखो धीरे धीरे करके हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या होगा इसका डेफिनेशन, ध्यान से समझो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ना, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम बच्चों लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है ना, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आ गया। डेफिनेशन दो तरह से आप लिख सकते हो। सबसे पहला यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। या दूसरे तरह से आप लिख सकते हो, जब कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। बस भैया सिंपल सा है। अब मान लो, देखो यदि मान लो आवेश आपका Q है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण, यहां पे थीटा कोण लिख देना, थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। अब यहां पे मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे जब किसी की शादी होती है ना, किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार के बच्चे की, तो भैया हम लोग जाते हैं, डीजे उजे जब बजता है खूब बढ़िया डांस करते हैं। कुछ लोग ऐसे सीधे सीधे डांस करेंगे, कुछ लोग ये एंगल बना के डांस करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एंगल से। वैसे अगर मान लो कि आवेश आपका Q है, उसका वेग v है और वो चुंबकीय क्षेत्र B में B की दिशा में थीटा कोण बनाकर अगर वो गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो F होगा वो होगा बच्चों F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये होगा बच्चों इसका फॉर्मूला और यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसका मात्रक तो न्यूटन होगा ही। तो समझ में आ गया, यही आपका लॉरेंज बल होता है। बेसिकली 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे भैया, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारी जो 1 मिलियन होने वाली फैमिली है ना, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए और हम आपको कुछ गिफ्ट दें, ठीक है। चलो तो लॉरेंज बल समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो होगा F इक्वल टू QVV साइन थीटा होगा।
Q है आपका आवेश, V है वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, F है लॉरेंज बल। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन जो है भैया ना, ये भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जो आप पढ़ाते हो उसका नोट्स भी मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे भैया मैं सारे नोट्स को बनाकर अपने ऐप पे मैंने अपलोड कर दिया है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट का भी नोट मिल जाएगा। देखो मैं आपको 99 रुपए में एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट दे रहा हूं भैया। अगर आपको फिजिक्स का चाहिए सिर्फ 99 रुपए आपको पेमेंट करना है, पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। कितना इजी है भाई, जाकर आप लोग ले लो। अगर मैं तो कहूंगा फीस भी कुछ नहीं है, जो मैंने नोट्स को लिखा है ना उसी का मेहनत ये है, बाकी कुछ नहीं है भैया। वहां पे मेरा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर ये रहा भैया 9918332305, ये मेरा नंबर है, फटाफट नोट कर लो। इसी नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता भैया। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना ये अप्रॉक्स आपके सारे चैप्टर 4 से ही हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 2 3 के क्वेश्चन आपको बता दिए भैया। चलो देखते हैं। तो देखो होता क्या है, ध्यान से समझो। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट आपकी निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है या निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट, ठीक है। मतलब कहा क्या जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना तभी ये आपको समझ में आएगा। देखो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर, ठीक है, डॉट डी एल वेक्टर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा ना वो किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान से समझो इसको, ठीक है। रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि इसका म्यू नॉट गुना होगा। ये देखो म्यू नॉट गुना होगा और यही आपका हो जाएगा बच्चों यही हो जाएगा एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन को लिया है, अभी हम 3 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जब तक है आपके भैया शुभम, बिल्कुल मत लेना आप लोग टेंशन। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन। क्लोज मैंने क्यों किया, क्योंकि बंद वक्र पृष्ठ है, ठीक है। बी वेक्टर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डीएल वेक्टर है लघु अवयव, ठीक है। डीएल ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल है लघु अवयव, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता और आई है भैया धारा। हो गया, बहुत सिंपल है, नोट करो फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आता है और सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, कुछ है नहीं इसमें मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ही आता है, ठीक है। देखो दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 बार आ चुका है भैया, मतलब व्यंजक आपको लिखना है, ज्ञात नहीं करना। यहां पे डेरिवेशन नहीं करना है, यहां पे सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है। 2 समांतर सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं। जैसे मान लो एक चालक आपका ये हो गया और एक चालक आपका ये हो गया, इसमें धारा बहेगी पहले में और दूसरे में, दोनों चालकों में क्या बहेगी, इसमें भैया धारा बहेगी। इसमें I1 मान लो और इसमें
I2 मान लो, ठीक है। अब इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी? अरे भैया बिल्कुल होगी। इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कितना, इनके बीच की दूरी जो है उसको R मान लेते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है दो सीधे समांतर, देखो दो सीधे समांतर धारावाही चालक हैं अनंत लंबाई के, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके प्रति एकांक लंबाई L पर लगने वाले बल का व्यंजक निकालना है, मतलब लिखना है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला होगा, देखो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आप लोग नोट कर लीजिएगा। F अपान L, इसको मैं दूसरे उससे लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो F अपान L इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा, बहुत ध्यान से समझना भैया। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई या म्यू नॉट अपान 2 पाई, आप लिख दीजिएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है, I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर। देखो ध्यान से, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, L है इसकी प्रति एकांक लंबाई, F अपान L क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, F अपान L है पूरा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, I1 है पहले चालक में प्रवाहित धारा, I2 है दूसरे चालक में प्रवाहित धारा, R है दोनों चालकों के बीच की दूरी, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला पूरा पहले लिख दें, और इसका मात्रक क्या होगा, F है बल, बल का मात्रक हो जाएगा बच्चों न्यूटन प्रति, L है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R न्यूटन प्रति मीटर। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, देखो ऐसे लिख दो, या इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा वो भी समझ लो। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F अपान L इक्वल टू, ध्यान से समझना, F अपान L इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, तो नीचे 2 से गुणा करोगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आ जाएगा, ठीक है, इंटू यहां पे ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, अब ना ऊपर भी 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर आपका रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। ये आपका भैया दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। देखो वही फॉर्मूला है बच्चों, बस मैंने क्या चेंज किया है, ध्यान देना, देखो ध्यान से, यहां पे मैंने 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे, तो यहां से नीचे गुणा होगा तो 2 पाई हो जाएगा, 4 पाई, ऊपर गुणा होगा तो 2I1 इंटू I2 अपान R हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, आप दोनों पे वैल्यू रखकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। F है बल, L है लंबाई, यानी कि F अपान L है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, I1 I2 है, I1 है पहले चालक में प्रवाहित धारा, I2 है दूसरे चालक में प्रवाहित धारा, R है दोनों चालकों के बीच की दूरी, और ये आपका हो गया। अभी इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। चलो इसको नोट करो खटाखट, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम मत वेस्ट करना। चलो हो गया बच्चों, बिल्कुल सही है सारी चीजें। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो उसी का न्यूमेरिकल आ गया, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो वही फॉर्मूला लगेगा यहां पे, देखो दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का बल ज्ञात कीजिए। भैया सब कुछ पहले लिखते हैं। देखो दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब दो लंबे सीधे तार हैं, दोनों में धारा जो है ना I1 I2 होगी, इसमें भी धारा 5 एम्पीयर है और इसमें भी 5 एम्पीयर ही है, यानी कि हमें I1 की वैल्यू भी दी गई है 5 एम्पीयर और I2 की वैल्यू भी दी गई है 5 एम्पीयर। लिख दो ऐसे 5 एम्पीयर, और I2 की धारा, I2 की वैल्यू भी है बच्चों 5 एम्पीयर।
जो जो दिया गया है वो लिखोगे तभी भैया ये सॉल्व होगा। उसके बाद में देखो क्या दिया, ध्यान से समझो। जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि इनके बीच की दूरी r जो दी गई है ना बच्चों, वो दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इसको मीटर में बदलो, यानी कि इनके बीच की दूरी जो है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये फिगर बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, समझाने के लिए था। अब बताओ 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो 2.5 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2.5 बटा 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब जब इसको ऊपर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -2। देखो नीचे +2 है, ऊपर आएगा -2 मीटर हो जाएगा। यानी कि 2.5 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। चलो लिख देते हैं। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2.5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। अब ये मीटर हो गया बच्चों। ठीक है, अभी हमें कुछ और दिया गया है, वो भी समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। देखो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको लंबाई L भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदलो भैया, कैसे बदलोगी जल्दी बताओ, फटाफट बदल लेते हैं इसको। देखो 10 को 100 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, 10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। तो हम यहां पे 10 सेंटीमीटर को 10 की पावर -1 मीटर भी लिख सकते हैं भैया, मैंने निकालना भी सिखा दिया। तो L इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना था देखो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 10 के पावर -1 मीटर। अब इसको मीटर में लिख देंगे, L इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में से मीटर में जब बदलेंगे ना तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों? अब सिंपल है, हमें निकालना है लगने वाला बल, यानी कि F हमें निकालना है। मैं नीचे ही छोटा सा लिख देता हूं, ऐसे ध्यान दे दीजिएगा, आपको F निकालना है। अब मैं भैया ऐसे एक लकीर बीच में कर दूंगा और मैं लगाऊंगा वही वाला फॉर्मूला। कौन सा? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। मैं यहां पे लिख देता हूं, दो समांतर, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं, दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना। देखो बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? F अपान L इक्वल टू मैंने बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? दोनों सेम ही है। देखो μ0 अपान 4 वाला हम लगा देते हैं, μ0 अपान 4 इंटू मैंने क्या बताया था, μ0 अपान 4 जब हुआ ना तो ऊपर हो जाएगा 2I1 इंटू I2 अपान R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे न्यूटन प्रति मीटर। यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था भैया जी, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। अब देखो यहां पे हो जाएगा F इक्वल टू, देखो L को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो μ0 अपान 4 की वैल्यू होती है बच्चों 10 के पावर -7 गुणे L को हम इधर ले आएंगे तो L आपका इधर आएगा μ0 के गुणे में, तो L की वैल्यू है 10 के पावर -1 हो जाएगा, गुणे ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा, गुणे ये I1 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू भी 5 है, दोनों को लिख देंगे, अपान R की वैल्यू है 2.5 गुणे 10 के पावर -2। ठीक है, अब एक काम करो, बहुत ध्यान से समझना भैया, मैं बहुत सिंपली समझाऊंगा। देखो ये 2.5 है, ये 5 है, तो 2.5 दूना 5 तो 2 आ जाएगा। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 10 के पावर -7 है, ये -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 के पावर -8 हो जाएगा, गुणे अब देखो इस 10 के पावर -2 को ऊपर लाएंगे तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, गुणे ये 2 आपका ऐसा ही रहेगा, 1 2 को हम ऐसे रहने देंगे और 1 2 का हम 5 से गुणा कर देंगे, ये 10 हो जाएगा। देखो 10 की पावर -7 और -1 जुड़ गया, 10 की पावर -8 आ गया, 10 के पावर -2 को ऊपर ले गए, 10 के पावर +2 हुआ, और 1 2 हमने ऐसे रहने दिया, 1 2 का 5 से गुणा कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है,
अब इधर मैं सॉल्व कर लूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 3 में पेज जगह नहीं है ज्यादा तो मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो f इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझो यहां पे न्यूमेरिकल, देखो ये आपका 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -8 है, इसके ऊपर भी 1 होगा, तो देखो 10 के पावर -8 को हम ऐसे रहने देंगे, गुणे ये 10 के पावर 2 और 1 जुड़ेंगे प्लस प्लस में, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेंगे भैया, आंसर आ जाएगा f इक्वल टू हमारा आ गया, ध्यान से समझो, फाइनल आंसर आया हमारा 2 गुणे 10 के पावर -8 है, ये +3 है, तो माइनस प्लस -8 में से 3 जाएगा तो -5 बचेगा, क्योंकि जो अंक ज्यादा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो -5 न्यूटन। बस इतना ही बल लगेगा बच्चों, इतना ही बल लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे नोट कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये देखो नोट कर दो, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हमें I1 I2 की वैल्यू दी गई थी 5 एम्पियर, R की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर थी, हमने उसको मीटर में बदला, 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो गया। L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -1 मीटर। हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाले बल का, तो ये F/L = μ0/4 पाई × 2I1 I2/R। μ0/4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, L इधर जाएगा तो L की वैल्यू 10 की पावर -1 रख दिया, ठीक है, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, F = 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन। स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो इसको मैं हटाऊं, अब ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, इसको मैं इरेज करता हूं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये ब्लैंक पेज है भैया, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये पेज मैंने रखा था, लेकिन हमने एक ही पेज में एडजस्ट कर दिया। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपके फिजिक्स के पेपर में पूरे के पूरे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भैया, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। हमारे चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट है मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लो। आपके बोर्ड एग्जाम में 17, 18, 23, 24 में आ चुका है, तो 26 में भी आएगा। चलो देखते हैं भैया, बायो-सेवर्ट नियम क्या है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई चालक तार है, अगर उसमें धारा प्रवाहित हम लोग करते हैं ना, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने, देखो ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक है, बायो अलग है, सेवर्ट अलग है, ठीक है। तो बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसी का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया। देखो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, यहां से आप लोग समझिए, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा L के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डेल्टा B होता है ना, वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हम मान लेते हैं, देखो हमने ले लिया है एक धारावाही चालक, देखो ऐसे कुछ धारावाही चालक एक हमने ले लिया, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं भैया, सबका नाम है तो इसका नाम हो जाएगा X, इसका नाम हो जाएगा Y, मतलब XY आपका एक धारावाही चालक है। अब भैया चालक है तो इसमें धारा भी बहेगी, इसमें धारा मान लीजिए I धारा बह रही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस धारावाही चालक का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं। देखो यहां से यहां तक एक छोटा सा अवयव ले लेंगे, जिसको नाम दे देंगे डेल्टा L, डेल्टा L, यही वाला डेल्टा L, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक चालक तार XY ले लिया है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्योंकि बायो तथा सेवर्ट जी ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो हमने इस चालक तार का एक छोटा सा अवयव डेल्टा L ले लिया, ठीक है। अब इस डेल्टा L के कारण R मीटर की दूरी पर, इस डेल्टा L के कारण ना R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होगा। एक बिंदु यहां पे क्या है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक है। यहां पे इस डेल्टा L के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है डेल्टा B।
मतलब देखो ध्यान से समझो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने एक्स वाई चालक लिया जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका छोटा सा अवयव डेल्टा एल मान लिया। इस डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी डेल्टा बी, और इसके बीच की जो दूरी होगी बच्चों ना, इनके बीच की दूरी को भी हम लिख देते हैं। इनके बीच की दूरी आपकी आर होगी। कितनी होगी? आर होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपने फिगर समझ लिया ना तो आपका काम हो गया, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, छोटी सी चीज है। देखो यहां पे आपका डेल्टा एल और इस डेल्टा बी, मतलब इसके बीच में एक, इस चालक और डेल्टा एल के बीच में एक थीटा कोण भी बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, बायोसेबर्ट जी ने बताया कि किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डेल्टा B है ना, वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये जो डेल्टा B होगा ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा, वही बायोसेबर्ट जी ने बताया। जैसे यहां पे जो डेल्टा B है वो चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, ये हम लिख देंगे। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा, डेल्टा बी जो है वो अवयव की लंबाई डेल्टा एन के भी समानुपाती होगा, डेल्टा एल के भी समानुपाती हो गया। तीसरा, डेल्टा बी जो है वो अवयव की लंबाई तथा बिंदु पी के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और एक और होगा, डेल्टा बी चालक से बिंदु पी, इस चालक से बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, इसके बीच की जो दूरी आर है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही सब उन्होंने बताया। तो अब हम एक एक को लिखेंगे। मतलब बायोसेबर्ट जी ने बताया जब किसी धारावाही चालक का लघु अवयव, मान लीजिए इस धारावाही चालक का जो लघु अवयव डेल्टा एल है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी जो है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किस किस चीज पर निर्भर करती है वो अब हम लिखेंगे। देखो डेल्टा बी, सबसे पहला डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, धारा कितनी है चालक में प्रवाहित धारा आई। ठीक है, तो आई के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये सबसे पहले बायोसेबर्ट जी ने बताया कि जो डेल्टा बी है ना, इस चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा बी समानुपाती आई या अनुक्रमानुपाती आई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सबको समीकरण के साथ लिखना है, फिर चारों को इकट्ठा कर देना है। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, तो डेल्टा बी समानुपाती आई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, डेल्टा बी इस लघु अवयव डेल्टा एल के भी समानुपाती होता है, यानी कि अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पे दूसरा हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, डेल्टा बी, सेकंड नंबर ऐसे लिख दो, सेकंड। ठीक है, डेल्टा बी अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, ठीक है, अवयव की लंबाई, जो लघु अवयव की लंबाई डेल्टा एल जो है ना, डेल्टा एल इसके भी समानुपाती होता है। अवयव की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यही सब उन्होंने बताया था, होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा बी समानुपाती, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब तीसरी चीज उन्होंने बताया, डेल्टा बी अवयव की लंबाई तथा बिंदु पी के बीच बने कोण। देखो ये डेल्टा बी जो है ना, इस अवयव की लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच, इस डेल्टा एल और पी के बीच बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। तो इसको भी अब हम लिखेंगे, अब हम इससे लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा देखो, इसको भी समझो भाई, 4 शर्त है डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा बी अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई
अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या का मतलब साइन, ठीक है, कि ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है। भैया लाइट चली गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि ये जो डेल्टा बी आपका है ना, ये अवयव की लंबाई डेल्टा यल तथा बिंदु P, इस बिंदु P के बीच एक कोण बन रहा है थीटा, इसकी ज्या के समानुपाती होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं डेल्टा बी समानुपाती किसके साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 2 3, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं इसको इरेज करूंगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पहले समझ लो जो मैंने बताया, इसको नोट भी कर लेना। देखो हमने एक चालक तार लिया XY, जिसमें I धारा बह रही थी, उसका एक छोटा सा अवयव डेल्टा यल ले लिया। इस डेल्टा यल के कारण r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है। तो ये जो डेल्टा B है ना, वो इस चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगा, ये बताया बायोसेवर्ट जी ने, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। डेल्टा बी अवयव की लंबाई डेल्टा यल के समानुपाती होगा, तो डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा यल, समीकरण नंबर 2 मान लिया। डेल्टा बी अवयव की लंबाई डेल्टा यल तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होगा, तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। अब एक लास्ट बचा है, वो भी अभी लिखेंगे। डेल्टा बी चालक से बिंदु P के बीच की दूरी, चालक से बिंदु P के बीच की दूरी जो r है ना, इसके r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अब हम लिखेंगे, उसके बाद में सबको इकट्ठा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, इरेज कर दूंगा मैं फिगर छोड़ के। तो चलो भैया आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, सबको नोट करते हुए चलना, तभी आप ये डेरिवेशन आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चों अब चौथा देख लेते हैं शर्त। देखो चौथा, आप देखो चौथा 4 नंबर पे बताया गया कि जो आपका डेल्टा बी है, डेल्टा बी, ठीक है, ये जो डेल्टा बी है, ये इस चालक से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा बी चालक से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है। तो बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा बी ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अब चारों इक्वेशन को मिला दो, यहां पे लिख दो भैया, ध्यान से समझो। समीकरण 1 2 3 व 4 को मिलाने पर क्या आएगा भैया, देखो डेल्टा बी तो सब में था, तो डेल्टा बी तो हमारा यहां पे रहेगा ही, डेल्टा बी, ठीक है। अब ये किसके अनुक्रमानुपाती था वो पहले लिख दो। तो ये था भैया आपके आई के अनुक्रमानुपाती था, डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती था, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती था, अपान नीचे लिख दो आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग बात देखो, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, अब हम साइड में लिख देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस साइड में हम बाकी का फॉर्मूला लिख देंगे। देखो ध्यान से समझो, डेल्टा बी,
ठीक है। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लग जाएगा भैया। तो समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटा देंगे ना तो यहां पे आपका जुड़ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, एक नियतांक जुड़ जाएगा इंटू आई इंटू डी एल डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसका मात्रक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। बस यही हो जाएगा बच्चों आपका फॉर्मूला किसका, बायो-सेवर्ट के नियम का। बायो-सेवर्ट के नियम का ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब बायो-सेवर्ट जी ने जो भी बताया ना सबको मैंने इक्वेशन में कर दिया और ये फॉर्मूला निकाल लिया। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे सर जी म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी बता दो। तो चलो वो भी बताते हैं भैया। इसकी वैल्यू होती है, ये एक नियतांक है, पहले ये जानो ये एक नियतांक है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है मैं नीचे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। देखो इसकी वैल्यू साइड में मैं लिख देता हूं, 10 के पावर -7। ठीक है, 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यही इसकी वैल्यू होती है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, यह निर्वात की चुंबकशीलता है। अगर म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जाएगी तो 4 पाई का 10 की पावर -7 से गुणा कर देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस यही पूरा है बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम। ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। डेल्टा बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, डेल्टा एल है लघु अवयव या अल्पांश अवयव, साइन थीटा आर है चालक से डेल्टा बी के बीच की दूरी। बस हो गया, यही फॉर्मूला। म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया पूरा बायो-सेवर्ट का नियम। इन्होंने बताया कि जो किसी चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी होती है ना, वो उस चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। उस चालक के अवयव की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होती है। उस चालक तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होती है और उस चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबको मैंने 1 2 3 4 इक्वेशन करके लिखा, सबको एक में कर दिया, फाइनली हमारा ये फॉर्मूला आ गया। चलो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो भैया। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ना वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। बायो-सेवर्ट का नियम अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपका कंप्लीट करवाएगा। तो भैया वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं, हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।